गठबंधन अभी नया नया है, संजय जी को उतना समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब कारण बताकर बता रहे हैं कि वो क्यों क्षुब्ध हुए। बहाना बनाकर आपके सहयोगी नहीं चले गए कि अभी उनको लग रहा है कि खेत अभी उधर ज्यादा हरा है। के शर्मा जी, देखिए, मैं सम्मान करता हूं स्वामी जी का, मैं उनका काफ़ी सीनियर लीडर भी हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मौर्य साहब, यदि इतना महत्वपूर्ण विषय था तो आप उसी समय क्यों नहीं बोले? आचार संहिता लगने के बाद ये विषय क्यों सामने आया? आप उस समय बोल देते। नहीं। दूसरी बात, आप भी जानते होंगे दिनेश जी कि जब ऐसा यदि कोई हो कि SC ST के लिए जो आरक्षित सीट है उसमें कोई जनरल की भर्ती करने लगे तो आप जानते हैं उसमें तत्काल क्या होगा? कोई भी आदमी जाकर कोर्ट पे खड़ा होगा, तुरंत स्टे हो जाएगा। ये हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये चीजें कहना, मैं इस पूरे घटना को नहीं जानता, लेकिन मैं एक सामान्य विश्लेषण के रूप में, एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं दिनेश जी। क्या मैं जो प्रक्रिया कह रहा हूं ये गलत है? स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन एक चीज मैं पूरा कर दूं। देखिए, अभी आप विषय कह रहे हैं, एक आपने असहमति का विषय बताया, लेकिन आपने अपने उसमें क्या लिखा? वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, इनके साथ जो है अन्याय का व्यवहार हुआ, ये हुआ। मैं महज स्वामी जी बहुत विनम्रता के साथ आपको एक प्रश्न करता हूँ। आप इस सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री थे। कल ही मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था। आपने मजदूरों के लिए बहुत काम किया, आपने ही बताया, और मैं गलत नहीं तो शायद आपने ये आंकड़ा दिया कि 47,000 मजदूरों को, 47 लाख मजदूरों को वहाँ पर लाभ मिलता था। आपने अपने कार्यकाल में उसे बढ़ाकर 1 करोड़ कुछ कर दिया। मैं गलत तो नहीं हूँ स्वामी जी? एक बार बता दीजिए यदि मैं जो प्रश्न जो रख रहा हूँ आंकड़े। तो आपने श्रम मंत्रालय के अंदर में बहुत काम किया, आपने कई, और मैं चाहूंगा कि एक बार दिनेश जी उनसे ये पूछ लें। ठीक है, आइए जवाब क्या क्या काम किए? स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, जब आपने काम किया और आप वो महकमा ही संभाल रहे थे, और अगर आपने बढ़िया काम किया तो फिर दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए कैसे काम नहीं किया सरकार ने? फिर आप कैसे उपेक्षा का आरोप लगा सकते हैं? पूछ रहे हैं के शर्मा। गौतम जी, राय साहब भी यहाँ साजिश के शिकार हुए हैं, इसलिए वो तो बेचारे हैं, मैं उन पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं प्रमाण सहित दे रहा हूँ। जो कैबिनेट में आया, कैबिनेट में मैंने एतराज़ किया, वो प्रमाण है। और आज भी मेडिकल कॉलेज में सामान्य वर्ग लोगों की भर्ती हो रही, ये प्रमाण है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर जो सामान्य वर्ग के लोगों को चयन हुआ, ये पिछड़ा वर्ग भारत सरकार को गया, पीड़ित पक्षों के लोगों ने आवेदन दिया, वहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने टिप्पणी लगा कर भेजी परीक्षण करने के बाद कि 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती की गई है, जो संविधान की मंशा के विरुद्ध है। अतः निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनर्विचार करते हुए आरक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के लोगों को ही भरने का कष्ट करें। ये पत्र आया जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने परीक्षण है 3 लोगों की कमेटी बनाई। तो आप सीएम 3 लोगों कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि मानवर जो अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अजगर की तरह निगल रहे हैं, उनके स्थान पर सामान्य लोग भर्ती कर रहे हैं। हम नाराज इस व्यवस्था से हैं। पार्टी से संवैधानिक संकट है, संविधान को चट करना जानते हैं, संविधान को चट करना चाहते हैं। पार्टी से कि सीएम से? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं भाई, हमने इस मामले को कैबिनेट में भी कहा, राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भी कहा, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व सब पर नियंत्रण उनका रहता है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने कहा, पूरी बात कही, 1 घंटे वार्ता हुई, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं इसको मैंने बताया भी। अरे ये बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, संजय निषाद जी इस गठबंधन में हैं, क्या वो दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए नहीं है? हम ये कह रहे हैं जो कैबिनेट में हो रहा है उसको संजय निषाद नहीं जानते। 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती हुई है, ये शायद उनके संज्ञान में भी नहीं आया। तो संजय जी, अभी जब आपका वास्ता आगे पड़ेगा, कामकाज में जब आप बरतेंगे, डील करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि दलितों, शोषितों, वंचितों की राजनीति वहां नहीं होती। मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे ऊपर बीता, मैं उसको बयां कर सकता हूं। मैं तो पेशे से चिकित्सक था। योगी जी हमारे मुद्दे को उठाते थे सड़क से सदन तक। मैं डॉक्टर, मैं नेता बना,
मैं पहला आंदोलन किया था 7 जून 2015 को, रेल रोका था कि मैं अपने आरक्षण की आवाज़ उठा रहा था। समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई, हमारे ऊपर मुकदमे लिखा है, 37 लोगों की इतनी पिटवाई कराई कि उनका शरीर का कोई अंग बाकी नहीं था। महिलाओं के ऊपर तांडव हुआ। अपना हक मांगना क्या गलत है? हनन नहीं है। मैं 70 लाख था 1961 में गिनती में, सेंसस मैनुअल 1961 में। ये जो दलितों पिछड़ों की सरकार 30 साल से चल रही है, उसमें हमारी गिनती 3000 कर दिया। हमारा नाम पिछड़े में डालकर हमारे नौकरियों पर डकैती डाला गया। ये स्टे निकालते थे, बहन जी स्टे लेती थी वो, तब हमारा, हम लोग जब न दलितों में हैं न पिछड़ों में हैं, तो हम तो चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था एक जगह हो जाए। हम एक जगह कहाँ है, वो गिनती तो ठीक से हो जाए। पिछड़ों में हम तो ये आपको खुले तौर पर जनता के सामने हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। संजय साहब, आप चाहें तो अपने भाई को, जिनकी तबीयत आप कह रहे हैं लगता है कुछ देर के लिए खराब हो गई, आप मना सकते हैं, बोल सकते हैं उनसे कि आ जाएं आपकी तरफ। मैं उन्हीं भैया की बात कर रहा हूँ। वो बड़े भाई मेरे पहले से राजनीति कर रहे हैं कि 31 दिसंबर 2016 को मेरा नाम पिछड़े से निकाल दिया। न हमें अनुसूचित मिलता न पिछड़ा मिलता। हम कहते हैं कि जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 30 साल से जब सपा बसपा की सरकार थी, तो उसमें मौर्या के लोग क्यों नहीं डीएम बने, क्यों नहीं एसपीआईजी डीआईजी बन पाए, क्यों नहीं दरोगा बन गए? इनकी संख्या के हिसाब से क्या 30 साल से समाजवादी पार्टी ने दिया हक? मैं जो संविधान की बात करते हैं, क्या बहन जी थी, उन्होंने दिया? आज के दिन में सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा यादव हैं, 100 गुना ज़्यादा दलित है। बाकी जाति कहाँ जाएगी? जिसकी नियति पिछले 30 साल से खराब थी, वो मौर्य समुदाय को क्या दे? अगर भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही थी तो भैया संवैधानिक पद थे। ठीक है संजय जी, एक सेकंड बात भी तो करते जाइए। जहां आप गए वहां नियत ठीक नहीं है, वापस आ जाइए। एक सेकंड। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जी जी, जहां आप गए जी हैं गौतम जी, वहां वालों ने कभी कुछ नहीं दिया। वो गिना रहे हैं संजय निषाद, कह रहे हैं अभी भी मौका है, देख लीजिए उनका इतिहास और आ जाइए। लेकिन जहां पर ये हैं वो लोग तो जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आरक्षण मिला है उसको भी निकल जाना चाहते हैं। देना तो बहुत दूर की बात है। और आज वहां तो ये कह रहे हैं कि आप अपने बेटे के लिए आरक्षण चाह रहे थे सीट का, बस और कोई बात नहीं है। अब ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब आज इनके पास कोई उपाय नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने के लिए इनके पास कोई और तरीका नहीं है, तो ये छोटी सोच वाले छोटी बात करने लगते हैं। इसलिए आज जैसे अभी हमारे भाई निशा जी ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं, आज एक वर्ग विशेष के लोग सारे जिलों में कलेक्टर, एसपी, अरे लेकिन ये बताइए बाबूजी, आपको प्यार से लोग बाबूजी कहते हैं। हम देखते हैं हमारे संवाददाता आपसे बात कर रहे होते हैं तो आपको इस नाम से, बाबूजी नाम से बुलाते हैं, जो आपके चाहने वालों में आपका नाम लोकप्रिय। ये बताइए, बाबूजी की तरह उत्कृष्ट को भी कुछ लोग उत्कृष्टता हासिल करते देखना चाहते हैं, तो सीट मिल रही है ना उनको समाजवादी पार्टी से? कहां की मिल रही है, जौनपुर तरफ की या इधर? लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई किसी व्यापारिक क्षेत्र में जा सकता है, कोई अपना कृषि क्षेत्र में जा सकता है। इसलिए सबके लिए उत्कृष्ट किधर जा रहे हैं, रोक नहीं है। और फिर देखिए, वो उत्कृष्ट भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 1700 वोट से पिछली बार रह गए थे। तो जिसका अपना जनाधार है वो कहीं भी खड़ा हो सकता है, कहीं भी लड़ सकता है, बात इसकी नहीं है। और बात बेटी और बेटे के लेकर राजनीति नहीं होती है। राजनीति आरक्षण सबके लिए है, किसी एक बेटे और किसी एक बेटी के लिए नहीं। आज जो भारतीय संविधान ने आरक्षण दिया, आपने आरक्षित जगहों पर 1700 वोटों से हारे थे, तो इस बार वहीं से लड़ेंगे या प्रश्न ये है, इस बार वहीं से लड़ेंगे? मनोज पांडे का फिर क्या होगा, इस बारे में बात हुई है क्या कुछ? नहीं, वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस पर कोई बात नहीं हुई है, और ना इस पर बात मैं करूंगा। आज जो बात, चलिए, तो आपने ये कहा स्वामी जी कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए हम लोग राजनीति में नहीं आए हैं, अपने समाज का भला करने के लिए राजनीति में आए हैं। क्या कुछ इस बात से सहमत हैं? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए
तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।